हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूं सब लोग अच्छे से होंगे। हम लोगों ने बहुत कुछ कंप्लीट कर लिया मटेरियल कॉस्ट चैप्टर का। अब हम शुरू कर रहे हैं हमारा स्टडी सेशन नंबर 10, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छे लेवल की कॉम्प्लेक्सिटी वाला टॉपिक ले रहे हैं हम। आज का एजेंडा है हमारे स्टडी सेशन का स्टॉक आउट यूनिट्स के बारे में, कैसे हम अपने रीऑर्डर लेवल और इन सब जो कैलकुलेशन हमने की है उसमें किस तरीके से स्टॉक आउट को कंसिडर करेंगे। देखो, स्टॉक आउट अभी तक कहीं पर भी नहीं आया था। पहली बार स्टॉक आउट इंट्रोड्यूस हो रहा है इतने सारे सेशन के बाद में। अच्छे लेवल के 4 अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन है हमारे सिलेबस में, मॉड्यूल में है। देन ये 26 पहले कभी एग्जाम में आया हुआ है, 27 पहले किसी मॉड्यूल में था, पहले वाले किसी वर्जन में, 28 के जैसा ही क्वेश्चन मॉड्यूल में आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 30, और क्वेश्चन नंबर 29 एग्जाम अभी लेटेस्ट May 25 में नंबर चेंज करके 10 मार्क्स का क्वेश्चन दे दिया। और ये इतना इजी नहीं है। ये करने से पहले एक्सपेक्टेशन रहेगी कि आप सब लोगों ने जितने भी हमने स्टॉक लेवल और स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो किया है वो सब कुछ आता है आपको। उसके बाद ही इस टॉपिक को शुरू करिएगा, क्योंकि अगर वहां पर आपको अच्छा होल्ड नहीं है स्टॉक लेवल्स, ईओक्यू, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, ऑफ कोर्स यार डिस्काउंट नहीं होगा, जब तक वहां पर ये सब चीजें नहीं आएगी तब तक ये कुछ समझ ही नहीं आएगा। तो इससे पहले वाले 9 सेशंस जरूर अच्छे से कर लीजिएगा। आज कोई प्रैक्टिस असाइनमेंट का होमवर्क नहीं है, इनफैक्ट अब होगा ही नहीं। मटेरियल चैप्टर में सब कुछ हमने कंप्लीट करवा दिया, मैं जो प्रैक्टिस करवानी थी वो हो गए। अब सारे क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया सीखने को रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे अब चीजें क्या होगी, मिक्सअप होगी, कॉम्प्लेक्स होती जाएगी। तो ये करने से पहले आपको स्टॉक लेवल के फॉर्मूले, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट सब कुछ अच्छे से आना चाहिए। अच्छा, स्टॉक आउट भी हम एक सेशन में पूरा नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम करेंगे आज क्वेश्चन नंबर 26 और 29। 27 28 हम सेकेंड पार्ट में ले लेंगे। 30th सेम टाइप का क्वेश्चन है, समय मिलेगा तो उसी सेशन में कंप्लीट कर जाएंगे, नहीं तो फिर प्रैक्टिस असाइनमेंट के लिए देंगे, बट कोशिश करेंगे क्लास में ही कंप्लीट कर ले। नंबर चेंज है, एग्जाम मॉड्यूल में आया हुआ है। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 26। उससे पहले शुरुआत करें इस क्वेश्चन को, उससे पहले व्हाट इज स्टॉक आउट। देखो, अभी तक ये कॉस्ट आई नहीं थी, ये सिचुएशन ही नहीं आई। स्टॉक आउट का मतलब क्या है कि हमारे पास में प्रोडक्शन के लिए रिक्वायरमेंट है रॉ मटेरियल की। स्टॉक आउट दोनों चीजों का हो सकता है, रॉ मटेरियल का भी हो सकता है, फिनिश गुड का भी हो सकता है। एक होता है कस्टमर शॉप पे आ गया है और आपके पास फिनिश गुड नहीं है। दूसरा है कि आपके पास फिनिश गुड की डिमांड है जो प्रोडक्शन करके देना है, पर प्रोडक्शन करने के लिए आपके पास रॉ मटेरियल नहीं है सफिशिएंट। तो यहां पर हम जो बात कर रहे हैं वो है रॉ मटेरियल के स्टॉक आउट की। तो हमारे पास में डिमांड है प्रोडक्शन करने के लिए, कंजम्पशन करने के लिए, पर रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है। तो जब ये रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है तो पर से हमें कोई पैसे किसी को देने नहीं पड़ रहे हैं। ऑफ कोर्स देयर इज नो एक्सप्लिसिट कॉस्ट, डायरेक्ट किसी को आप कोई पेट्रोल भर रहे हैं तो उसके लिए पैसे दे के आते हैं पेट्रोल पंप पे, वेजिटेबल खरीद रहे तो वेंडर को आप पैसे देते हैं। यहां पर इंप्लिसिट कॉस्ट है। क्या इंप्लिसिट कॉस्ट है? यहां पर कॉस्ट है कि जी जब आपके पास रॉ मटेरियल नहीं होगा, फिनिश गुड नहीं बना पाओगे, तो फिनिश गुड का जो डिमांड आया वो फुलफिल नहीं हो पाएगा, अनफुलफिल्ड रहेगा। तो आपको जो प्रॉफिट हो सकता था वो प्रॉफिट नहीं होगा, अपॉर्चुनिटी लॉस होगा। तो अब इन्वेंट्री से रिलेटेड 4 कॉस्ट हो गई हमारे पास में, अभी तक 3 थी, परचेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, अब एक और नई कॉस्ट आ गई, स्टॉक आउट कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी लॉस। और ये इनफैक्ट ज्यादा वर्ड्स है। क्यों? क्योंकि कस्टमर अगर एक बार दूसरी शॉप पे चला गया, हो सकता है वो वापस रिटर्न ही नहीं आए, इनफैक्ट 2-4 को लेके जाए।
ये हमने बहुत पहले भी डिस्कस किया था जब स्टार्ट किया था कि जी कैरिंग कॉस्ट क्या होती है और ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होती है। कैरिंग कॉस्ट होती है स्टॉक को कैरी करने की कॉस्ट। जितना ज्यादा आप स्टॉक रखोगे आपको रेंट लगेगा, आपको इंटरेस्ट लगेगा, आपको ऑब्सोलीट होने के चांसेस होने के कारण वो कॉस्ट लगेगी, ऑब्सोलेंस का लॉस होगा। पर जितना कम कैरी करोगे ऑफ कोर्स ये सारी कॉस्ट तो बच जाएगी, पर एक एक्स्ट्रा कॉस्ट लग जाएगी। कौन सी? आपकी स्टॉक आउट कॉस्ट। अभी तक ये कॉस्ट कंसिडर ही नहीं हुई, अब आ गई जी स्टॉक आउट कॉस्ट। तो दो क्वेश्चन, डिफरेंट वेराइटी, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, उन्हीं कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़े हैं उसी को अब थोड़ा सा एक नई कॉस्ट के साथ अप्लाई करने की बात कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छे लेवल का क्वेश्चन, ऑलमोस्ट 8 नंबर का एक्सपेक्टेड रहेगा मुझे। अगर एग्जाम में आता है तो मिनिमम 8 नंबर, ज्यादा ही होगा 10 नंबर। लेट्स गो फॉर दिस। ए लिमिटेड है, एक्चुअली क्वेश्चन समझ ही नहीं आता, कई बार तो ऐसा होता है स्टूडेंट को अगर पढ़ा हुआ नहीं हो तो। ए एंड कंपनी हैज प्रोजेक्टेड द फॉलोइंग फॉर ए प्रोडक्ट पी। प्रोडक्ट पी के लिए कुछ है, एनुअल रिक्वायरमेंट 10,400 की है, हमारे को डिमांड आती होगी। ईओक्यू निकाल के दिया 1040। तो एनुअल रिक्वायरमेंट अगर 10,400 है और ईओक्यू 1040, डिवाइड कर देते हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर हो जाएंगे 10। एक बार में 1040 मंगवा रहे, टोटल 10,400 है, तो 10 ऑर्डर में काम हो जाता होगा। एक्सपेक्टेड यूसेज पर वीक का है। अब यह क्वेश्चन वीकली है, रोज हर बार का 200 है। नहीं भी दिया होता ना, नहीं भी दिया होता तो हम 10,400 को डिवाइड कर देते 52 वीक से, हो जाता हमारा 200 पर वीक। ठीक है, दे दिया, अच्छी बात है, और मैच भी हो रहा है कम कम से कम। रीऑर्डर पीरियड, ये है एवरेज रीऑर्डर पीरियड, एवरेज लीड टाइम है ये। एक नए तरीके का डेटा आया, द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूसेज ऑफ पी ओवर ए 2 वीक पीरियड। ये 1 वीक पीरियड नहीं है, यहां 2 वीक पीरियड दिया है और ये पर वीक है। इज एज फॉलोस, यानी पी की डिमांड अब फिक्स नहीं है, हर वीक ये 200 यूसेज होते हैं, वो एवरेज है, ये भी एवरेज है, ये भी एवरेज है। ये 2 वीक पीरियड में कितनी डिमांड आ सकती है? कभी कभी 2 वीक में सिर्फ 150 यूनिट की डिमांड आती है, 5% प्रोबेबिलिटी है। कभी 250 की आती है, 5% प्रोबेबिलिटी, 310 की आती है, 10% प्रोबेबिलिटी, 400 की भी आ जाती है, 50% प्रोबेबिलिटी, 460 की आ जाती है, 10% प्रोबेबिलिटी, 500 की आती है 15% एंड 560 की आती है 5% प्रोबेबिलिटी। इनफैक्ट क्वेश्चन अगर ये डेटा नहीं भी देता ना, हम इससे निकाल लेते, कैसे निकालते हैं हम इससे? देखो, हमारे को दे रखा है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, करेक्ट? क्या, किस चीज का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है ये? कंजम्पशन का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 26। वैसे मैच भी हो रहा है डेटा पर, कंजम्पशन दे रखा है 2 वीक्स का है, ये ध्यान रखने की बात थी। 150, 250, 310, 400, 460 एंड 500 एंड 560, इनकी प्रोबेबिलिटी भी दे रखी है। 0.05, 0.05, 0.10, 0.50, 0.10 एंड 0.15 एंड 0.05, टोटल 1 हो भी रहा है। 15, 5, 20, 30, 80, 90 और 100। आपके पास कंजम्पशन, आपके पास प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लाई करके एक्सपेक्टेड कंजम्पशन निकाल दीजिए। कंजम्पशन इनटू प्रोबेबिलिटी करते हैं तो ये हो जाता है 7.5, ये हो जाता है 12.5, 41, this is going to be 200, this is going to be 46, this is 75 and this is 23। टोटल करते हैं इसको, 7.5 प्लस 12.5 प्लस 31 प्लस 200 प्लस 46 प्लस 75 प्लस 23। कुछ गलत कर दिया हमने? 150 इंटू 0.05 इज ओके, 7.5 इज ओके,
250 into 0.05 is also okay. 41 is also okay. 200 is okay. 46 is also okay. 500 into 0.15 75 भी ठीक है. 56 into 0.05 ये जल्दबाजी. 560 into 0.05 ये 28 होना था, सॉरी. तो ये हो गया हमारा 28 आई थिंक प्लस 28 इज इक्वल्स टू 400. 400 यूनिट का एवरेज कंजम्पशन है, एक्सपेक्टेड कंजम्पशन है. ये क्या बन गया हमारा? एक्सपेक्टेड कंजम्पशन एवरी 2 वीक्स. तो अगर 2 वीक का कंजम्पशन है तो एनुअल कितना हो गया? एनुअल कंजम्पशन equals to 400 divided by 2 into 52 is equals to divided by 2 into 52 is equals to 10040 and average consumption हो गया पर वीक हो जाएगा 400 divided by 2 equals to 200. तो वो जो डेटा ऊपर दिया हुआ है नहीं भी देते तो इस प्रोबेबिलिटी टेबल से हो जाता. चलो ठीक है, दे तो दिया. फिर हमारे को दिया है स्टॉक आउट कॉस्ट. ये है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कि जी स्टॉक आउट के कारण 4 रुपए पर यूनिट लॉस हो जाता है. एंड कैरिंग कॉस्ट इज 5.2 पर यूनिट पर एनम. जॉइंट यूनिट निकाल के दिया. आपको बोला है एसएस कैलकुलेट करिए और रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट करिए. रीऑर्डर पॉइंट इज रीऑर्डर लेवल. देखने से क्वेश्चन बड़ा इजी सा लगता है. EOQ हो गया 1040 यूनिट्स. नंबर ऑफ ऑर्डर्स भी निकाल लेते हैं. नंबर ऑफ ऑर्डर्स इज इक्वल्स टू 10,400 डिवाइड बाय 1040 यूनिट्स पर ऑर्डर. तो यूनिट्स कैंसिल हो गए. इट इज 10 ऑर्डर्स. हमें दे दिया रीऑर्डर पीरियड, एवरेज लीड टाइम. रीऑर्डर पीरियड और क्या होता है कि जी कितने टाइम में रीऑर्डर हो रहा है. क्यों हो रहा है? क्योंकि ये एक और बड़ी बात है. ये रीऑर्डर पीरियड का मतलब हर 2 वीक में ऑर्डर नहीं हो रहा है. यहां इसका इंटरप्रिटेशन लीड टाइम हो रहा है. लीड टाइम के हर 2 वीक से हमारा रीऑर्डर पीरियड हो रहा है, यानी कि हर 2 वीक से माल मंगवाना पड़ रहा है. क्यों मंगवाना पड़ रहा है? क्योंकि 2 वीक में माल आ रहा है. ये इसका इंटरप्रिटेशन लिया है. वैसे रीऑर्डर पीरियड का मतलब तो अलग होता है कि हम 2 वीक से ऑर्डर करते हैं. यहां इसका इंटरप्रिटेशन ये ले रहे हैं कि हम 2 वीक्स में माल रिसीव कर रहे हैं. और हमें दिया है स्टॉक आउट कॉस्ट पर यूनिट इज 4 रुपीज एंड हमें दिया है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम 5.20. पूछा है हमारे को एसएस क्वेश्चन मार्क एंड आरओएल क्वेश्चन मार्क. इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन पूरा आ गया. ऑफ कोर्स ये पूरी टेबल बनाने की जरूरत ही ना थी, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको ये 1040 ऑलरेडी निकाल के दिया. ये 200 भी ऑलरेडी निकाल के ही दिया था. नहीं होता तो यूज होता. अब क्या करें? बोलता है एसएस और आरओएल निकालो. एसएस तो मिनिमम स्टॉक हुआ. सेफ्टी स्टॉक का वैसे हमने फॉर्मूला पढ़ा था, एवरेज कंजम्पशन है 200 इंटू मैक्स लीड टाइम माइनस एवरेज लीड टाइम. तो मैक्स लीड टाइम तो है ही नहीं, यहां पर वो नहीं लगेगा. यानी यहां सेफ्टी स्टॉक का इंटरप्रिटेशन होने वाला है मिनिमम लेवल. मिनिमम लेवल का फॉर्मूला था आरओएल माइनस एवरेज कंजम्पशन इंटू एवरेज लीड टाइम. अब यहां प्रॉब्लम क्या है? आपको एवरेज कंजम्पशन दे रखा है 200 यूनिट पर वीक. एवरेज लीड टाइम भी दे दिया आपने को, कहीं दिया था 2 वीक दे रखा है. आरओएल कहां है? तो आरओएल मिल जाए तो मिनिमम एसएस निकाल सकते हैं. आरओएल का फॉर्मूला क्या है? एक होता है मैक्स कंजम्पशन इनटू मैक्स लीड टाइम, वो लगेगा नहीं, यहां है ही नहीं डेटा. एक होता है मैक्स लेवल से जो कैलकुलेट हुआ, वो भी नहीं है. तो तीसरा फॉर्मूला था मिनिमम लेवल
प्लस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम। मजाक हो गया ये, क्या मजाक हो गया कि जी जब तक मिनिमम लेवल नहीं आएगा, सेफ्टी स्टॉक नहीं आएगा, तब तक आरओएल नहीं आएगा, आरओएल नहीं आएगा तो मिनिमम लेवल नहीं आएगा। ये क्या बात हुई? तो ये तो एक आएगा तो फिर दूसरा निकल जाएगा। गिवन डेटा से तो ये दो फॉर्मूले डायरेक्टली नहीं हो सकते। तो अब इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे? इस क्वेश्चन को करने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा? अलग अलग लेवल लेने पड़ेंगे। एक चीज कंफर्म है कि सेफ्टी स्टॉक 0 से नीचे तो नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे? अजम्पशन लेते हैं, लेट सेफ्टी स्टॉक, अलग अलग लेवल्स लेंगे। अजम्पशन सेफ्टी स्टॉक इज इक्वल्स टू 0। 0 रखा ही नहीं है। हमें नहीं पता, इन्होंने जैसे ये बोला ना एसएस और आरओएल निकालो, इनका इंटरप्रिटेशन है कि जो ऑप्टिमम लेवल निकालो। ऑप्टिमम लेवल वो लेवल होगा जहां टोटल कॉस्ट क्या होगी? सबसे कम होगी। अब टोटल कॉस्ट में ऑर्डरिंग कॉस्ट फिक्स हो गई, वो तो 10 ऑर्डर है तो उसको कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। डिस्काउंट है नहीं, परचेज कॉस्ट फिक्स है, उसको कंसिडर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो फिक्स है वो रिलेवेंट नहीं होगी, वो कहीं पर भी ओवरऑल इफेक्ट टोटल कॉस्ट को चेंज नहीं करेगी। चेंज क्या हो रही है? दो कॉस्ट चेंज हो रही है। जितना ज्यादा स्टॉक रखोगे सेफ्टी में उतना ज्यादा आपका कैरिंग कॉस्ट लगेगा, पर उतनी ही स्टॉक आउट कॉस्ट बचेगी। और जितना कम स्टॉक रखोगे उतनी ही सेफ्टी स्टॉक बचेगी, पर कैरिंग स्टॉक आउट कॉस्ट लगेगी। तो हमारे को एक ऐसा सिचुएशन लाना है जहां इन दोनों का कॉम्बिनेशन अब लोएस्ट हो। ऑर्डरिंग कॉस्ट तो सही है, फिक्स कर दी है क्योंकि हम ईओक्यू पे ही ऑर्डर कर रहे हैं। तो अब हमें इन दोनों के समेशन करनी है अलग अलग लेवल पे। इसलिए अब हम क्या करेंगे? कोई फॉर्मूला है नहीं, तो हम क्या करेंगे? यहां पर टेबुलर फॉर्मेट करेंगे अलग अलग लेवल को अज्यूम करके, और फिर जैसे हमने ईओक्यू डिराइव किया था। वो अलग बात है कि ईओक्यू में बाद में हमने एक डायग्राम बनाया और डायग्राम को ज्योमेट्री को यूज करके हमने समझ में आया कि जी दोनों कॉस्ट अगर इनवर्स रिलेशन की है तो उनका समेशन लोएस्ट होगा उनके इंटरसेक्शन पॉइंट, और फिर हमने ईओक्यू का फॉर्मूला बना दिया। यहाँ कोई फॉर्मूला नहीं है, स्टिल वो टेबल और फॉर्मेट तो फिर भी यूज हो सकता है। तो हमने सबसे पहले शुरुआत करी कि जी सेफ्टी स्टॉक 0 कर देते। जैसे ही आपने सेफ्टी स्टॉक 0 किया ना, आपका इंपैक्ट ये होगा आरओएल विल बिकम 0 प्लस 200 इंटू 200 एवरेज कंजम्पशन पर वीक। 2 वीक में माल आता है, यानी 400 यूनिट आपका आरओएल रहेगा। अब ये 400 क्यों निकाला अपन ने, इसका इंपैक्ट समझते हैं। 400 यूनिट का आरओएल है, इसका मतलब जब आप ऑर्डर प्लेस करते हो तब आपके पास इन्वेंट्री कितनी रहती है? 400 की पड़ी है, और जब तक माल आएगा आप उस 400 से अपना कंजम्पशन कंटिन्यू कर सकते हो। स्टॉकआउट कब होगा? जब आपका कंजम्पशन ज्यादा होगा, रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, और इस 400 से ज्यादा होगी, तो आपको स्टॉकआउट देखना पड़ेगा। कैरिंग कॉस्ट किस पे लगेगी? जितने आपके यूनिट स्टॉक में पड़े होंगे, यानी कि एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज स्टॉक इज इक्वल्स टू क्या होता है जी? सेफ्टी स्टॉक प्लस हाफ ऑफ आरओक्यू, और आरओक्यू आपका ऑलरेडी फिक्स है। सेफ्टी स्टॉक चेंज होगा तो एवरेज स्टॉक भी हर लेवल पे चेंज होगा। एवरेज स्टॉक क्या हो गया? 0 प्लस 0 प्लस हाफ ऑफ 1040 था, 1040, यस 1040। ये हो गया जी एवरेज स्टॉक 520। पूरे साल भर 520 यूनिट आपके स्टॉक में पड़े, एवरेज है। इस पे ऑर्डर नहीं किया है, ऑर्डर तो 400 पे आता है तब करते हो अपने, यानी इस बार आरओएल एवरेज के नीचे। हमने जो एग्जांपल बनाया था स्टार्टिंग के फर्स्ट सेकंड लेक्चर में, तब आरओएल ऊपर आ रहा था, और मैंने कहा भी था आरओएल और एवरेज का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। आरओएल ऊपर भी हो सकता है, आरओएल नीचे भी हो सकता है। तो यहां पर आरओएल 400 पे आके नया ऑर्डर करते हो तो आपके पास 520 नहीं पड़े, आपके पास 400 ही पड़े, जब तक 2 वीक में माल आएगा तब तक। तो कैरिंग कॉस्ट कितनी लगेगी? टोटल कैरिंग कॉस्ट विल बी इक्वल्स टू जितने आपके स्टॉक में 520 पूरे साल भर एवरेज है, इनटू कितना कैरिंग कॉस्ट? 5.20। 5.20 कॉस्ट लग गई जी अपनी 520 इंटू 5.2 इक्वल्स टू 2704। ये तो एक कॉस्ट लग गई। ऑर्डरिंग कॉस्ट कांस्टेंट है, हर लेवल पे होगी, फिर हटा देते हैं। परचेज कॉस्ट कांस्टेंट होगी, हर लेवल पे होगी, हटा दो। टोटल कॉस्ट को इफेक्ट ही नहीं आएगा।
अब सवाल है स्टॉकआउट के कारण कितना लॉस हुआ। अगर आपने 400 पे ऑर्डर किया, 520 नहीं पड़े हैं जब आप ऑर्डर कर रहे हो, ऑर्डर करते वक्त 400 ही पड़े हैं, स्टॉकआउट हो रहा है क्या? ये डिपेंड करेगा कंजम्पशन कितना है। अगर कंजम्पशन 150 यूनिट का ही आया, 2 वीक में माल आ रहा है, ध्यान देने, और इन्होंने इसीलिए क्वेश्चन में अपने को जो डेटा दिया ना, वो 2 वीक का ही कंजम्पशन दिया, क्योंकि रीऑर्डर पीरियड इन्होंने क्या दे रखा है, 2 वीक दे रखा है, तो वो मैच किया, क्वेश्चन बराबर बना हुआ है कि जब तक माल आएगा तब तक आपको कंजम्पशन कितनी की डिमांड आएगी, 150 यूनिट की। अपने पास कितने पड़े, 400, स्टॉकआउट होगा ही नहीं, अपना आराम से काम हो रहा है। 250 की डिमांड आएगी, आराम से काम होगा। 310 की डिमांड आएगी, आराम से काम होगा। 400 की डिमांड आएगी, आराम से काम होगा, पड़ा है स्टॉक। प्रॉब्लम कब होगी, जब 460 की डिमांड आ गई, अपने पास 400 ही पड़ा है, 60 यूनिट का क्या हो जाएगा, स्टॉक आउट हो जाएगा। 60 यूनिट का क्या हो जाएगा, स्टॉक आउट हो जाएगा। तो क्या पूरे 60 यूनिट पे ये स्टॉक आउट कॉस्ट 4 रुपए लग जाएगी ना? या थोड़ा सा समझना आता, पहले तो स्टॉक आउट यूनिट निकालते, वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ, नीचे लेनी पड़ेगी टेबल, थोड़ा और नीचे कर देते हैं, कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक आउट यूनिट। सबसे पहले ROL अगर 400 है तो डिमांड कितनी कितनी है, डिमांड कितनी कितनी है, स्प्लिट व्यू लेते हैं। आगे भाई ये रहे 150, 250, 310, 400, 460, 500 एंड 560। प्रोबेबिलिटी कितनी है इनकी, प्रोबेबिलिटी यूज करनी पड़ेगी। हर बार ऐसा नहीं होगा कि आपको 60 यूनिट का लॉस हो जाएगा, जितनी बार प्रोबेबिलिटी जाएगी उतना ही तो लॉस होगा। 0.50, 0.10, 0.15 एंड 0.05, टोटल 1 प्रोबेबिलिटी। अब जब 400 का डिमांड है तो स्टॉक आउट कितना होगा, स्टॉक आउट अगर 150 का कंजम्पशन होगा, स्टॉक आउट 0 0 0 0। शुरुआत हुई जी स्टॉक आउट की 60 यूनिट की, अब 100 यूनिट की हो जाएगी, अब 160 की हो जाएगी। पर ये हर बार नहीं होगी, 10 बार ऑर्डर कर रहे हो, हर बार नहीं होगी। जितनी बार प्रोबेबिलिटी है, जितनी प्रोबेबिलिटी है कि 460, देखो समझो, प्रोबेबिलिटी जो इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है वही रिजल्ट की प्रोबेबिलिटी होती है। मैं कई बार एग्जांपल देता हूं क्लास में कि अपन क्लास में बैठे हैं, अम्ब्रेला लेके नहीं आए, और आज बारिश आने की प्रोबेबिलिटी 30% है, तो बताओ आपके भीगने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, जब क्लास छूटेगी घर जाओगे आपके भीगने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ऑब्वियस 30%। मजेदार था जब एक स्टूडेंट ने कहा ना सर 100%। मैंने कहा भैया यहाँ बाथरूम बना हुआ है लेकिन नाके नहीं जाना है ना। यहां पर इसका मतलब जो इवेंट जो अनकंट्रोलेबल स्टेट है, बारिश आएगी नहीं आएगी हमारे कंट्रोल में नहीं है, उसकी प्रोबेबिलिटी अगर 30 है, तो आप जब घर जाओगे तो ड्राइव करोगे टू व्हीलर जब अपना, तो उसमें आपके भीगने की भी चांस कितने हो गए, 30%। बारिश आ गई 30%, आप भी भीग रहे हो, 30% चांस है उसके। तो जो इवेंट की प्रोबेबिलिटी है वही रिजल्ट की प्रोबेबिलिटी है। तो जो इवेंट यहां है, जो डिमांड है वो अनकंट्रोलेबल है, उसकी प्रोबेबिलिटी है, वही स्टॉक आउट की भी प्रोबेबिलिटी है। 60 यूनिट का स्टॉक आउट होगा, प्रोबेबिलिटी 10% ही है। तो अगर आपको एक्सपेक्टेड स्टॉक आउट निकालना है तो अपने को क्या करना चाहिए, एक्सपेक्टेड अगर स्टॉक आउट निकालना है तो स्टॉक आउट यूनिट मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी करनी चाहिए, डैश 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 6, 6 यूनिट ही होगा ओवरऑल। नेक्स्ट 15, नेक्स्ट 8 यूनिट, यस, टोटल हो गया 14 एंड 15, 29 यूनिट। 29 यूनिट एक्सपेक्टेड स्टॉक आउट होगा पूरे साल भर जब आप ऑर्डर करोगे, अगर आपने 400 का रीऑर्डर लेवल मेंटेन किया। अगर आपने 400 का रीऑर्डर मेंटेन किया, रीऑर्डर लेवल, तो पूरे साल भर जब जब ऑर्डर करोगे तो एक्सपेक्टेड रहेगा कि 29 यूनिट का आपको क्या होगा, स्टॉक आउट होगा।
520 से कंपेयर नहीं करना, क्योंकि 520 एवरेज है, तब ऑर्डर नहीं करते, ऑर्डर करते हैं 400 पे। 29 का स्टॉक आउट हुआ तो हमारे पास एक कॉस्ट आ गई जी, हमारे पास यूनिट्स आ गए। टेबल को और कॉलम आगे ले लेते हैं। सेफ्टी स्टॉक 0, ROL है हमारा 400, तो स्टॉक आउट यूनिट कितने हो गए? स्टॉक आउट यूनिट्स, छोटा क्वेश्चन होता है, समझना मुश्किल होता है। 29 पर ऑर्डर, ये एक और बढ़िया बात है, ये ध्यान रखना था। सीधा 29 को 4 से मल्टीप्लाई नहीं करना है। 29 का स्टॉक आउट होगा हर बार जब जब आप ऑर्डर करोगे। पूरे साल भर 29 नहीं हो रहा, जब जब ऑर्डर करते हो तब तब ये सिचुएशन होती है। ऑर्डर कितने करते हो? 10। शुरुआत में कर दिया था नंबर ऑफ ऑर्डर 10, इसीलिए वो निकाला। तो टोटल स्टॉक आउट कितना होगा पूरे साल भर? टोटल स्टॉक आउट यूनिट 29 मल्टीप्लाइड बाय 10 ऑर्डर्स इज इक्वल्स टू 290 यूनिट। तो स्टॉक आउट कॉस्ट कितनी हुई? टोटल स्टॉक आउट कॉस्ट, टोटल स्टॉक आउट कॉस्ट विल बी इक्वल्स टू 290 इंटू 4 रुपए थी मेरे ख्याल से, 4 रुपए, 4 रुपए से मल्टीप्लाई किया, दिस इज इक्वल्स टू 290 मल्टीप्लाइड बाय 4 इक्वल्स टू 1160। तो टोटल कॉस्ट विल बी इक्वल्स टू, टोटल कॉस्ट विल बी इक्वल्स टू प्लस 2704 इज इक्वल्स टू 3864, 3864। हाँ मैं यहां पर टोटल कॉस्ट निकालते वक्त आइडियली मुझे ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट भी करनी चाहिए। आंसर मिल गया 3864। तो यहां पर मुझे आइडियली, तो मुझे ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट भी, ऑर्डरिंग कॉस्ट और परचेज कॉस्ट भी ऐड करनी चाहिए। तो लेट्स से ऑर्डरिंग कॉस्ट इज x एंड लेट्स से परचेसिंग कॉस्ट इज y, तो यहां पर क्या हो जाएगा? प्लस x एंड y, दोनों ऐड हो जाएगी टोटल कॉस्ट में। नेक्स्ट अगला लेवल। अब अगला लेवल सेफ्टी स्टॉक क्या रखे, ये सोचना पड़ेगा। कितना रखना चाहिए? जितना सेफ्टी स्टॉक लेवल बढ़ाओगे उतना ROL बढ़ेगा, क्योंकि ROL में फ्लैट ऐड हो रहा है, सेफ्टी स्टॉक ऐड हो रहा है। ROL में सेफ्टी स्टॉक क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। कितना रखना चाहिए? उतना रखना चाहिए जितना हमारा अगला लेवल स्टॉक आउट का हो रहा था वो बच जाए। यानी हम जो ये स्टॉक आउट के पहले लेवल पे यूनिट्स निकाले थे वही हमारे अब सेफ्टी स्टॉक बनने वाले हैं, ये ध्यान रखना। अब अगर हमें 60 यूनिट का स्टॉक आउट बचाना है तो सेफ्टी में 60 ही रखने पड़ेंगे, इसलिए 10, 20, 30, 50 नहीं करना, सीधा 60 पे जंप करेंगे। सीधा 60 पे जंप किया तो 60 प्लस 200 इंटू 2 इक्वल्स टू 460। लो जी 460 का हो गया अब ROL। एवरेज कितना हो गया? 0 प्लस हाफ ऑफ 1040, नॉट 60 प्लस, इट इज 580। 580 multiplied by 5.20 is equals to 580 multiplied by 5.2 equals to 3016, 0460। स्टॉक आउट यूनिट निकालने पड़ेंगे। लो जी ROL इज इक्वल्स टू अब कितना हो गया? 460। अब स्टॉक आउट कितना होगा? 0, 0, 460 पड़े हैं, यहां पर भी 0। अब 100 ले लूं? नहीं, ये नहीं करना कि इन दोनों का ऐड करके 23 लगा दो ना। अब 500 जब होंगे 460 पड़े अपने पास में, ये वर्किंग नोट चलाना पड़ेगा। स्टॉक आउट सिर्फ 40 यूनिट का होगा, 460 पड़े हैं ना, और यहां 100 यूनिट का होगा, तो एक्सपेक्टेड यूनिट 15 और 8 को सम नहीं करना, वापस निकालना पड़ेगा। स्टॉक आउट मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी डैश डैश 40 इंटू 15%, 6 और ये हो गया 5, टोटल 11 का ही रह जाएगा स्टॉक आउट एक्सपेक्टेड। 11 पर ऑर्डर, 11 इंटू 10 ऑर्डर इक्वल्स टू 110, 110 इंटू 4, 440, 440 ऐड किया तो 3, 4, 5, 6 रिड्यूस हो रही है टोटल कॉस्ट प्लस XY, वो कांस्टेंट ऐड होते रहेंगे ऑर्डरिंग कॉस्ट का परचेजिंग कॉस्ट। तो जितना कैरिंग कॉस्ट और स्टॉक आउट कॉस्ट का समेशन होगा, इंक्रीज डिक्रीज होगा, वही टोटल भी इंक्रीज डिक्रीज होगा। तो बेस्ट कौन सा होगा? जहां टोटल लोएस्ट है, तो यानी इस XY का टोटल पे कोई इफेक्ट नहीं है, और जब इफेक्ट नहीं है तो इनको कंसिडर करने की भी जरूरत नहीं थी। नेक्स्ट अगला लेवल, अगला लेवल अब क्या रखेंगे जी? अब 40 नहीं कहना, 40 नहीं कहना, 40 60 के ऊपर, यानी 100 ही है अब हमारा,
यानी 100, यहां पर अब आया 100, फिर होगा 140, तो लेवल हो जाएंगे। ये हो गया 100 प्लस 200 इंटू 2, यानी अब हमारा ROL है 500, या 100 प्लस 140 प्लस 200 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 540। एवरेज हो गया 100 प्लस हाफ ऑफ 1040 इज इक्वल्स टू 520 प्लस 100, 620। इधर हो गया 140 प्लस 1/2 इंटू 1040 इज इक्वल्स टू 520 प्लस 620 और 660। टोटल कैरिंग कॉस्ट 620 इंटू 5.20, 660 इंटू 5.20। दिस इज 100 सेफ्टी स्टॉक। अच्छा 60 लिखना ही रह गया, 60, 100 एंड 140। तो ये हो गया 500, ये हो गया 540। स्टॉक आउट यूनिट का वर्किंग नोट देखते हैं, पहले ये कैलकुलेट कर लेते हैं। 620 मल्टीप्लाइड बाय 5.2 इक्वल्स टू 3224। बढ़ रहा है कैरिंग कॉस्ट, जैसे जैसे ज्यादा रखोगे कैरिंग कॉस्ट बढ़ेगा। एंड 660 इंटू 5.2 इक्वल्स टू 3432। स्टॉक आउट निकालते हैं। अगर ROL आपका 500 है तो स्टॉक आउट कितना होगा? स्टॉक आउट कितना होगा? 0 0 0 0 0, और 500 पे भी 0। अब 500 की डिमांड है, 500 पड़ा है, 60 यूनिट का स्टॉक आउट इंटू प्रोबेबिलिटी, 60 इंटू 5, 3 यूनिट का ही सिर्फ आपको एक्सपेक्टेड लॉस होगा जब जब ऑर्डर करोगे। 3 पर ऑर्डर, 3 इंटू 10, 30 यूनिट्स का ओवरऑल लॉस होगा। 30 इंटू 4, 120। टोटल कॉस्ट हो जाएगी 120 प्लस 10, तो हो गया 3344। रिड्यूस हो रही है। जब 540 है और 540 तो 40 क्यों किया मैंने? सॉरी सॉरी सॉरी, 560 है ना, 60 करना चाहिए था, गलती हो गई। $60, 160, 160, it is 560, 160 plus 1040 divided by 2 plus 160 is equals to 680. 680 into 5.2 equals to 3536, 160, 560। और जब 560 होगा और 560 ही मैक्सिमम कंजम्पशन है तो स्टॉक आउट कितना होगा? 0 और यूनिट्स। तो टोटल स्टॉक आउट यूनिट 0, nil। स्टॉक आउट कॉस्ट nil। टोटल कॉस्ट 3536। Which one is the best one? The best one is 3344। आंसर चेक कर लेते हैं। व्यू क्या क्या आंसर आ गए? 3456 डन, 3344 एंड 3536 विद दिस स्टॉक लेवल, सेफ्टी स्टॉक। आई होप सबको समझ में आए। सेफ्टी स्टॉक लेवल कहां से शुरू किया? 0 से शुरू किया, और फिर 0 पे जो जो हमारे स्टॉक आउट हो रहे थे वो सारे हमारे एडिशनल लेवल हो गए सेफ्टी स्टॉक के। यही तरीका है। इससे अब हमारे को समझ में आ गया। देयरफॉर सिंस दी, यहां आंसर लिख देते हैं, सिंस टोटल कॉस्ट इज lowest at safety stock of which level? 100 units, 100 units, 100 units, and ROL of 500 units. It is recommended. I hope सबको समझ में आया। इसी के साथ ये हमारा पूरा वर्किंग कंप्लीट हुआ। ध्यान देना था, कुछ नया था, कुछ नया था जो हमने रूटीन में नहीं किया। बढ़ता हूं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनता है, 8 से 10 नंबर का आता है। अगला क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है, 29th क्वेश्चन, और दिख रहा है बड़ा लंबा चौड़ा है, आंसर इतना बड़ा नहीं है।
आंसर इतना बड़ा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29। IPL Limited uses a small casting in one of its finished product. कुछ तो प्रोडक्ट कास्टिंग रॉ मटेरियल है, फिनिश्ड प्रोडक्ट कुछ बना रहे। These castings are purchased from a foundry. कहीं से खरीद रहे हैं, ये रॉ मटेरियल कहीं से खरीद रहे हैं, फाउंड्री कहीं कोई चीज जगह है जहां से खरीद रहे हैं। आयरन ओर से रिलेटेड कुछ होगा जहां कुछ बनता होगा। IPL लिमिटेड परचेजेस 54,000 कास्टिंग पर ईयर एट अ कॉस्ट ऑफ 800 पर कास्टिंग। ऑर्डरिंग कॉस्ट नहीं है, परचेज कॉस्ट है। एक तो ए मिल गया, एक पीपी मिल गया। The casting are used evenly throughout the year in the production process with a 360 days per year. 1 year is equals to 360 days आएगा। ये एवरेज कंजम्पशन के काम आएगा। तो 54,000 डिवाइड बाय 360 डिवाइडेड बाय 360, रोज का कंजम्पशन होता है 150। बोलता है यूनिफॉर्म है, ये तो ईओक्यू का असम्पशन था। The company estimate that it costs rupees 9,000 to place a single order, ये हो गया O, and about 300 to carry one casting for the year, ये हो गई C, 300 रुपए। ए आ गया, ओ आ गया, सी आ गया, परचेज प्राइस दे दी, नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर दे दिया, एवरेज कंजम्पशन 150 हमने निकाल लिया। The high carrying cost result from the need to keep casting raw material in a careful control temperature and humidity condition। आयरन से रिलेटेड है, शायद कुछ रस्टिंग की प्रॉब्लम होगी। एंड फ्रॉम हाई कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस, तो कुछ तो कहानी बनाई कि भैया ये 300 रुपए इसलिए ज्यादा लग रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। डिलीवरी फ्रॉम फाउंड्री जनरली टेक एवरेज लीड टाइम, ये एवरेज एलटी हो गया। बट इट कैन ऑल्सो टेक एज मच एज 10 days, ये मैक्स एलटी हो गया। द डेज ऑफ डिलीवरी टाइम एंड परसेंटेज ऑफ देयर अकरेंस आर एज फॉलोज इन दी टेबुलेशन। कुछ तो डेटा दिया, फिर प्रोबेबिलिटी के साथ परसेंटेज ऑफ अकरेंस इज प्रोबेबिलिटी। तो पहले तो ये सारा डेटा लिख डालते हैं। सबसे पहले तो ए, एनुअल डिमांड, एनुअल रिक्वायरमेंट 54,000 यूनिट्स, 1 year is equals to 360 days। एवरेज रिक्वायरमेंट कितनी हो गई? 54,000 डिवाइडेड बाय 360 यूनिट्स पर डे इज इक्वल्स टू 150 यूनिट्स पर डे। डन। नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है? हमें दे रखा है परचेज प्राइस पर यूनिट 800 रुपए। नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, कितना दे रखा? 9,000, ये हो गया। नेक्स्ट हमें दे रखा है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, कितना? 300 रुपए। ये सारा डेटा आ गया। अब क्या दिया और क्या दिया? एवरेज एलटी दे रखा है, लीड टाइम 6 days, मैक्स एलटी भी दे रखा है 10 days। डेटा आया जी इतना यहां तक। अब क्या बोलता है? एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया, द डेज ऑफ डिलीवरी टाइम एंड परसेंटेज ऑफ the days of delivery time and percentage of their occurrence are shown in the below table। डिलीवरी टाइम 6 दिन में माल आ जाता है, 75% प्रोबेबिलिटी है। 7 दिन में आता है 10% प्रोबेबिलिटी, टोटल 100 हो रहा है इनका। 8 दिन में आता है 5%, वो भी प्रोबेबिलिटी है, यानी लेट भी होता है। 9 डे पे आता है ये भी 5%, और 10th डे पे आता है ये भी 5%। बोलता है ईओक्यू निकालो। ईओक्यू के लिए तो ये सब कंसिडर भी नहीं होते, तो फर्स्ट पार्ट तो फटाक से कर लेते हैं, फर्स्ट पार्ट तो फटाक से हो जाएगा। फिर बोलता है अज्यूम द कंपनी इज विलिंग टू अज्यूम 15% रिस्क, ये कुछ नई चीज आ गई, और बीइंग आउट ऑफ स्टॉक, स्टॉक आउट की कॉस्ट तो देनी। व्हाट वुड बी दी सेफ्टी स्टॉक एंड रीऑर्डर पॉइंट। फिर से आपको क्या पूछा गया है? आपको पूछा गया है एसएस एंड आरओएल पूछा गया। अरे ये क्या 15% रिस्क, कुछ तो नया ही है। अज्यूम द कंपनी इज विलिंग टू अज्यूम 5% रिस्क, सेम क्वेश्चन, और एसएस और आरओएल निकालो। तो 2 बार क्वेश्चन करना है, कुछ ये रिस्क का डेटा यूज करना है, प्रोबेबिलिटी रिस्क कोई चीज है। अज्यूम 5% स्टॉक आउट, यानी ये वाला सी से कनेक्ट कर रहा है।
व्हाट वुड बी द टोटल कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट। अब ओसी और सीसी दोनों निकालना है, सी और डी कनेक्टेड हो गया। रिफर टू द ओरिजिनल डेटा, अज्यूम दैट यूजिंग प्रोसेस री इंजीनियरिंग, कुछ तो हम अपने बिजनेस मॉडल में चेंजेस ला रहे हैं। The company reduces its cost of purchase order to only 600, 9,000 था, 9,000 से कहां पे आ गए 600। In addition, the company estimates that the waste and inefficiency caused by inventories are considered the true cost of carrying a unit is 750। ये C आ गया जी नया, CC हो गया, ये OC हो गया नया। वापस से बोलता है न्यू EOQ निकालो। एंड हाउ फ्रीक्वेंटली वुड द कंपनी बी प्लेसिंग एन ऑर्डर, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर पूछ रहा है एज कंपेयर टू दी ओल्ड परचेसिंग पॉलिसी, दोनों की फ्रीक्वेंसी भी निकालनी। तो ए और ई तो फटाक से हो जाते हैं, प्रॉब्लम बी सी और डी की है, तो पहले ए और ई तो खत्म ही कर डालते हैं क्विक। फर्स्ट पार्ट ए, उसमें तो हमें पूछा है EOQ विच इज इक्वल्स टू 2AO अपॉन C विच इज इक्वल्स टू 2 into 54,000 मल्टीप्लाइड बाय O 9,000। C कितना था हमारा, C था 300 का स्क्वायर रूट। 2 into 54,000 into 9,000 डिवाइड बाय 300 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 1800 यूनिट्स। पार्ट ई भी कर लेते हैं। ए अभी भी 54,000 ही है, बोलता है ओ अब आपका हो गया है 600 और सीसी पर यूनिट पर एनम अब आपका हो गया है 720। वापस से EOQ निकालते हैं रिवाइज्ड, 2 into 54,000 multiplied by 600 upon 720. This is equals to 2 into 54,000 multiplied by 600 divided by 720 equals to square root। 300 यूनिट का EOQ हो गया, जो 1800 था वो 300 हो गया। एग्जिस्टिंग फ्रीक्वेंसी के बारे में बोला है, रिवाइज्ड ऑर्डर लेवल, ऑर्डर क्वांटिटी, या 1800 था या 300 था, तो नंबर ऑफ ऑर्डर कितने होंगे, कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ ऑर्डर, टोटल यूनिट्स डिवाइड बाय ऑर्डर क्वांटिटी, 54,000 डिवाइड बाय 1800। कितने ऑर्डर करेंगे हम, 30 ऑर्डर्स में हमारा काम होता। इधर 5400 डिवाइड बाय 300 कितने हो जाएंगे, ये बहुत ज्यादा होंगे, 180 ऑर्डर्स। फ्रीक्वेंसी पूछा, ये नंबर ऑफ ऑर्डर है, डेज पर ऑर्डर, डेज पर ऑर्डर फ्रीक्वेंसी वो इसको बोलते हैं। 360 डे का ईयर है और 30 ऑर्डर करने, तो एक ऑर्डर के बीच में, इसीलिए वो रीऑर्डर पॉइंट को लीड टाइम भी बोल देते हैं। यहां एक्चुअली इसका मतलब है 2 ऑर्डर कॉन्सेक्यूटिव ऑर्डर के बीच का टाइम गैप, दैट इज फ्रीक्वेंसी। 360 डिवाइड बाय 30, 12 डेज। जबकि पहले कितना अब कितना लगेगा, 360 डेज डिवाइड बाय 180 ऑर्डर्स, तो 2 डे, एवरी सेकेंड डे हमें क्या करना पड़ेगा, ऑर्डर करना पड़ेगा। तो फर्स्ट और ए और ई पार्ट तो ऑलमोस्ट सब कर जाते हैं। प्रॉब्लम है जी बी सी और डी, छोटा सा पार्ट है, कॉन्सेप्ट की बात है। अपने को दे क्या रखा है, लीड टाइम दे रखा है। लीड टाइम कितना, 6, 7, 8, 9 और 10, और उनकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.75, 0.10, 0.05। एक्चुअली वो नंबर दे रखे हैं, टोटल 100 हो रहा है, तो हमने उसको प्रोबेबिलिटी में बदल देना है 1, ये प्रोबेबिलिटी। और आपको बोला एसएस और आरओएल निकालो बी और सी पार्ट। कैसे करेंगे एसएस और आरओएल? एसएस का फॉर्मूला होता है एवरेज कंजम्पशन, निकाल रखा था, इनटू मैक्स लीड टाइम माइनस एवरेज लीड टाइम, वो भी दे रखे थे, तो 4 दिन का एसएस रखना था, इनटू 150, 600, इसमें क्या था,
पर ये जब हमने फॉर्मूले किए थे तब हमने रिस्क वाला कोई बात नहीं किया था। पहली बार ये रिस्क के रिलेटेड कुछ बातें कर रहे हैं, तो यहां थोड़ा ध्यान देना था। ध्यान ये देना है जी कि फॉर्मूले में थोड़ा ट्विस्टिंग कर रहे हैं। क्या ट्विस्ट कर रहे हैं? ROL इज इक्वल्स टू SS मिनिमम लेवल प्लस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम, करेक्ट? SS is equals to एवरेज कंजम्पशन। वैसे हमारा फॉर्मूला होता है कि जी टोटल सेफ्टी में कितना चाहिए, पर यहां मैक्स LT माइनस एवरेज LT, थोड़ा सा फॉर्मूले में ट्विस्ट ले रहे हैं। दिस इज इक्वल्स टू एवरेज कंजम्पशन इनटू सेफ्टी स्टॉक डेज, कि जी 4 दिन का हमें सेफ्टी में रखना चाहिए था, ऐसा ही होता है। फॉर्मूले को इनपुट करते हैं ROL के अंदर, सो ROL विल बिकम एवरेज कंजम्पशन इनटू SS डेज प्लस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज LT। कॉमन निकाल लेते हैं। ROL इज इक्वल्स टू एवरेज कंजम्पशन इनटू सेफ्टी स्टॉक डेज प्लस एवरेज लीड टाइम डेज। एक नया फॉर्मूला बनाया हमने। सर सेफ्टी स्टॉक डेज तो 4 ही होगा, 10-6। पर अगर आप 10-6 पूरे का सेफ्टी स्टॉक रखते हो तो कभी आपको स्टॉक आउट होगा ही नहीं ना, क्योंकि 6 दिन तो एवरेज ये हो गए, 4 दिन ये हो गए, 10 दिन का आपका पास में माल पड़ा है जब आप ऑर्डर करते हो, और 10 दिन से ज्यादा कभी डिले होता नहीं है, तो कभी कोई रिस्क होगी नहीं। 10 दिन का अगर माल रखोगे और 10 दिन में तो कंफर्म डिलीवरी आ ही रही है, 100% हो जाता है 10 डेज का क्यूमुलेटिव रोल। तो क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी 0.75, 0.85, 0.90, 0.95 एंड 100% प्रोबेबिलिटी है कि आपका माल आ जाएगा। तो इसका मतलब अगर वो बोलता है मैं रिस्क लेने को तैयार हूं, तो मैं एवरेज स्टॉक कम रखूंगा, ROL कम रखूंगा, मैं पूरा सेफ्टी स्टॉक नहीं रखूंगा। दैट इज द अनसर्टेनिटी रिस्क आई एम रेडी टू बेयर। यही तो क्वेश्चन बोल रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? assume the company is willing to assume, C part, sorry B part लेते हैं। assume the company is willing to assume 15% risk of being stock out, what would be the safety stock? मतलब 15% रिस्क लेने को तैयार है। यहां पर अगर रिस्क की बात करूं, तो अगर रिस्क की बात करें तो रिस्क ऑफ स्टॉक आउट कितना होगा? रिस्क ऑफ स्टॉक आउट, अगर आपने पूरे 10 दिन का ROL रखा, 0 रिस्क, 5% रिस्क, उल्टा चल रहा है। 9 दिन का रखोगे 5% का ही होगा। तो ऐसे नहीं, यहां पर स्टॉक आउट रिस्क की जगह यहां ले लेते हैं, स्टॉक आउट पहले लिख देते हैं। स्टॉक आउट 0, 1 डे का स्टॉक आउट रहेगा, 2 डेज का स्टॉक आउट रहेगा, 3 डेज का स्टॉक आउट होगा, 4 डेज का स्टॉक आउट हो जाएगा अगर 6 दिन का ही माल रखोगे तो। 6 दिन का माल रखा और डिलीवरी 7वें दिन आई तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 8वें दिन, 90 दिन, पूरा स्टॉक आउट हो जाएगा। रिस्क कितना होगा? रिस्क ऑफ स्टॉक आउट 10 दिन का पूरा रखोगे, रिस्क 0%। 9 दिन का रखोगे, माल 10वें दिन आया जिसकी प्रोबेबिलिटी 5% है, तो आपका 5% रिस्क हो गया। स्टॉक 8 दिन का है जिसकी प्रोबेबिलिटी टोटल 90% ही है आने की, तो 10% क्या हो गया? आपका रिस्क हो गया। 15% एंड 25%। इसका मतलब यहां पर वो क्या चाहते हैं? assume company is willing to assume a 15% risk of stock out, 15% लेने को तैयार है। 15% कब होगा? 15% कब होगा? जब आप कितने दिन का माल रखोगे? जब आपके पास में 7 दिन का माल होगा। 7th डे तक का अगर आपके पास स्टॉक है तो 8वें, 9वें, 10वें दिन की आप डिमांड फुलफिल नहीं कर पाओगे, जिसके चांसेस है 5 + 5 + 5, 15%। यानी यहां पर ये इंटरप्रिटेशन था जी।
फर्स्ट पार्ट, बी पार्ट, पार्ट बी, रिस्क ऑफ स्टॉक आउट, रिस्क ऑफ स्टॉक आउट इज इक्वल्स टू 15%। ये हमारे को लेने को तैयार है। इसका मतलब 6 दिन तो हमारे को हमेशा ही रखना है, ये तो फिक्स है। सवाल है ये कितना, सेफ्टी स्टॉक कितने दिन का रखना है। 4 दिन का रखोगे 0 रिस्क, 3 दिन का रखोगे 5% रिस्क, 2 दिन का रखोगे 10% रिस्क, उल्टा चल रहे थे ना। सेफ्टी स्टॉक अगर पूरे 4 दिन का रखोगे, सेफ्टी स्टॉक पूरे 4 दिन का रखोगे 0 रिस्क, 3 दिन का रखोगे 5% रिस्क, 2 दिन का रखोगे 10% रिस्क, 1 दिन का रखोगे 15% रिस्क और 0 सेफ्टी स्टॉक रखोगे, तो सिर्फ एवरेज 6 दिन का ही माल रखोगे, तो फिर आपके पूरे 7वें 8वें 9वें 10वें दिन की अगर डिलीवरी हुई तो वो रिस्क ही है, कंजम्पशन हो ही नहीं पाएगा। तो इन्होंने बोला कि अगर हमें 15% रिस्क लेने को तैयार है तो सेफ्टी स्टॉक कितने दिन का रखना है, सेफ्टी स्टॉक डेज ओनली 1 दिन का रखना है, 1 डे 1 दिन का ही रखेंगे। तो इसका मतलब अब हमारा सेफ्टी स्टॉक कितना हो गया जी, SS will be equals to 1 multiplied by 150 यूनिट्स, SS में रहेगा 150 और ROL हो जाएगा 150 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 6 इक्वल्स टू 71050 यूनिट्स। खत्म। बस ये प्रोबेबिलिटी को समझने वाली बात थी, ये प्रोबेबिलिटी को समझने वाली बात। आई होप ऊपर वाली टेबल जो हमने बनाई है कि जी लीड टाइम ये है, उसका प्रोबेबिलिटी ये है, तो क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी माल आने की ये है। तो जब जब माल नहीं आएगा तो हमारा कोई स्टॉक आउट हो जाएगा, अगर उतने दिन का ही माल रखेंगे तो जो स्टॉक आउट की रिस्क निकाल ली हमने। ध्यान रखना ये 75 प्लस 25 100 हो रहा है, 85 प्लस 15 क्यूमुलेटिव टोटल हो रहा है। इंडिविजुअल को टोटल करोगे नहीं होगा 100, बस 85% चांस है कि स्टॉक आउट नहीं होगा क्योंकि आपने उतना ही डिमांड है, पर 15% है कि जो डिमांड एक्सेस आएगी वो स्टॉक आउट हो जाएगी। सी पार्ट, अब छोटा सा पार्ट रहा, अब तो कुछ है भी नहीं। पार्ट सी, रिस्क कितना लेने को तैयार है, बस कॉन्सेप्ट बी में ही था, स्टॉक आउट इज इक्वल्स टू, अब वो लेने को तैयार है 5%। तो 5% रिस्क के लिए आपको डेज कितने रखने पड़ेंगे, 3 दिन का माल रखना पड़ेगा। तो सेफ्टी स्टॉक डेज कितना हो गया, सेफ्टी स्टॉक डेज हमें रखना पड़ेगा 3 दिन का। तो हमारा SS हो गया जी 3 मल्टीप्लाइड बाय 150 यूनिट्स इक्वल्स टू 450 यूनिट्स। 450 का सेफ्टी में रखो तो ROL हो जाएगा आपका 150 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 6 9 दिन का 150 इंटू 9 इक्वल्स टू 1350। सही बात है, 1350 यूनिट्स। आई थिंक मैच हो गया 150 1050 450 एंड 1350। और एक और चीज पूछ ली इन्होंने डी पार्ट में, पार्ट डी 10 नंबर का क्वेश्चन, बढ़िया। अगर थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी आता है और वन टाइम एक बार किया हुआ होता है, प्रैक्टिस हो जाता है। Assume 5% स्टॉक आउट, यानी ये वाले लेवल है SS और ROL के। व्हाट विल बी द टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड टोटल कैरिंग कॉस्ट ओरिजिनल डेटा के साथ में। ऑर्डरिंग कॉस्ट तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स, नंबर ऑफ ऑर्डर्स तो हमारे फिक्स ही थे 30। तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट विल बी इक्वल्स टू 30 मल्टीप्लाइड बाई 9000 इक्वल्स टू 270, 2,70,000। कैरिंग कॉस्ट किस पे लगती है, एवरेज स्टॉक पे। एवरेज स्टॉक इज इक्वल्स टू SS प्लस हाफ ऑफ ROQ। तो ROQ की जगह आ जाएगा अब EOQ, क्योंकि हम EOQ पे ऑर्डर कर ही रहे हैं। तो SS है हमारा 450 प्लस EOQ है 1/2। यहां ध्यान है ROL नहीं लगाना, EOQ लगाना है। ROQ की जगह EOQ हो जाएगा, ROL बिल्कुल नहीं लगाना। जल्दबाजी में ROQ लग जाता है, ROL लग जाता है। तो EOQ कितना था भाई ओरिजिनल 1800, 1800 का हाफ 900 प्लस दिस 1350। बाई चांस है ROL भी यही है 1350, बाई चांस, कोई जरूरी नहीं था। तो कैरिंग कॉस्ट टोटल CC विल बी इक्वल्स टू 1350 यूनिट मल्टीप्लाइड बाय 300 रुपए लग रहे थे C, 300 रुपीस। दिस इज इक्वल्स टू 1350 मल्टीप्लाइड बाय 300 इक्वल्स टू 4,05,000। तो टोटल ऑर्डरिंग एंड टोटल OC and CC will be equals to 270
प्लस 405,000 इज इक्वल्स टू 675,000। आई थिंक मैच हो जाना चाहिए। 270 एंड 4,05,000। इसी के साथ हमारा ये पार्ट खत्म हुआ। दो बड़े क्वेश्चन किए हमने, दो बड़े कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन किए। इसमें हमने प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट देखा और एक नया तरीके से सेफ्टी स्टॉक को देखना समझा। और उससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया, आरओएल और एसएस के अलग अलग लेवल अज्यूम करके ऑप्टिमम लेवल ऑफ एसएस एंड आरओएल डिसाइड किया। तो होपफुली सबको समझ में आया। दो ही क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए नहीं है। तो इन्हीं को अच्छे से एक बार अगर आपने क्लास में कर लिया तो एक बार अपने आप करने की कोशिश करिए। कहीं ना कहीं आप अटकेंगे तो आप समझेंगे कि मुझे कहां समझ में नहीं आया। ध्यान रखना, जो स्टॉक आउट यूनिट है उनको नंबर ऑफ ऑर्डर से मल्टीप्लाई करना जनरली स्टूडेंट भूल जाता है। ध्यान रखिएगा, 10 ऑर्डर से मल्टीप्लाई जरूर होगा क्योंकि हर बार ऑर्डर में स्टॉक आउट होगी। तो इसी के साथ हमारा आज का दिन कंप्लीट हुआ। होपफुली समझ में आया। कोई डाउट है फील फ्री टू कनेक्ट। एंड नेक्स्ट सेशन मैं इसी स्टॉक आउट वाले पार्ट को और आगे कंटिन्यू करेंगे। दो और हमारे पास वैरायटी के क्वेश्चन है, उनको और करेंगे। पर वो सेशन करने से पहले ये दोनों क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा क्योंकि ये कॉन्सेप्ट वापस सेशन 11 में काम आने वाला है। तो टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।